हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कूलर के एक एक पार्ट को असेंबल करना। इससे पहले कूलर रिपेयरिंग से संबंधित 4 पार्ट बन चुके हैं। उन चारों पार्टों को अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम कूलर के एक एक पार्ट को असेंबल करना सिखाएंगे कि किस प्रकार से कूलर के एक एक पार्ट को लगाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये हमारे कूलिंग पैड है और यहाँ पर देखिए ये हमारा है टैंक। जो हमारा कूलर का टैंक होता है ये टैंक है। इसी टैंक में सारी चीजों को असेंबल किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टैंक इस प्रकार से है और इसी में सारी चीजों को, सारे पार्टों को लगाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा वाटर टैंक है, इस वाटर टैंक में सबसे पहले फ्रंट पैनल को ढोड़ना है। फ्रंट पैनल को ढोड़ने का एक अच्छा तरीका ये है कि जो हमारा टैंक होता है, टैंक के सामने एक पारदर्शी शीशा लगा होता है, तो वही हमारा फ्रंट पैनल होता है, क्योंकि हमको आगे से ही देखना होता है कि इस टैंक के अंदर कितना पानी है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा फ्रंट पैनल है, इस फ्रंट पैनल में जो हमारी वर्टिकल ग्रिल थी, जो स्विंग मोटर के द्वारा ऑपरेट होती है, इसको हमने खोल लिया था, ओपन कर लिया था। तो अब इसको लगाना होगा। तो इसमें 6 स्क्रू लगते हैं, 4 स्क्रू भी लगा देंगे तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर इस ग्रिल को लगाते समय ये ध्यान देना है कि स्विंग मोटर का जैक किस तरफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विंग मोटर का जैक ऊपर की तरफ है, तो इसी प्रकार से लगा देना है, क्योंकि इसी के आसपास में हमारा स्विंग मोटर भी कसा जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी वर्टिकल ग्रिल होती है, इस वर्टिकल ग्रिल को स्क्रू के द्वारा टाइट कर देते हैं। 4 स्क्रू या 6 स्क्रू आप लगा सकते हैं, क्योंकि बीच में भी एक पॉइंट दिया गया है। तो टोटल 6 स्क्रू लगते हैं, हालांकि 4 स्क्रू भी लगा देंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो ये जो हमारी वर्टिकल ग्रिल होती है, ये वर्टिकल ग्रिल हमारे स्विंग मोटर के द्वारा चलाई जाती है। और इसके नीचे एक ग्रिल और आप देख रहे होंगे जो हमारी हॉरिजॉन्टल ग्रिल कही जाती है। ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल ग्रिल होती है ना, ये हाथ से ऑपरेट होती है, यानी कि हैंड ऑपरेटेड होती है। ये वो दिशा को, हवा की दिशा को ऊपर और नीचे करती है। और जो हमारी वर्टिकल ग्रिल है, ये वर्टिकल ग्रिल क्या करती है, हवा की दिशा को दाएं और बाएं करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो हमारी वर्टिकल ग्रिल है ये पूरी तरह से फिट हो चुकी है। वर्टिकल ग्रिल के फिट हो जाने के बाद अब यहाँ पर जो फ्रंट पैनल होगा, इसको टैंक में रख देंगे। जहां भी फिट होता है इसको फिट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सामने वाला सिरा होता है, जो हमारा सामने वाला भाग होता है, फ्रंट पैनल होता है, उसी में इसको इस प्रकार से लगा दिया जाएगा। और इस प्रकार से लगाने के बाद अब यहाँ पर 2 पावा लगते हैं, यानी कि साइड शैडो लगते हैं। उन साइड शैडो को इसमें इस प्रकार से लॉकअप पे होता है, तो इसको इस प्रकार से घुसा दिया जाएगा। तो ये हमारा बढ़िया तरीके से फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से फिट हो जाता है। इस प्रकार से फिट हो जाने के बाद दूसरे साइड का भी हम साइड शैडो लगा देंगे, यानी कि पावा को लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा साइड शैडो फिट हो चुका है। दूसरे साइड के भी साइड शैडो को हम लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो हमारा साइड शैडो होता है, जो हमारा पावा होता है, इसको लगाया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप बेहतरीन तरीके से ये फिट हो जाता है। इसके फिट हो जाने के बाद जो हमारा पीछे वाला पावा होता है, यानी कि साइड शैडो होता है, इसको भी हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये लग जाएगा। ये बेहतरीन तरीके से लग जाता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नीचे एक लॉक बना है जहाँ कि आप देख सकते हैं ये जो लॉक होता है जाके अंदर बैठ जाता है, और बैठ जाने के बाद इसको बिना दबाए हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो इस प्रकार से हमारा जो चारों पावा होता है वो लग जाता है। चारों पावे के लग जाने के बाद अब ये जो हमारा ऊपर वाला कवर होता है, इस ऊपर वाले कवर को भी फिट कर देना है। देखिए ऊपर वाले कवर को इस प्रकार से देखकर फिट करना है कि कौन सा भाग किधर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये सीधा लग रहा है, इसी प्रकार से इसको लगा देना है। इसको लगा देने के बाद इसको बस दबा देंगे थोड़ा सा, तक ये बैठ जाएगा बेहतरीन तरीके से। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बैठ जाने के बाद अब यहाँ पर जो स्क्रू इसके होंगे उन स्क्रूओं को टाइट कर दिया जाएगा। और ये जो हमारा फ्रंट पैनल है, इस फ्रंट पैनल को भी हम टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी ये ग्रिल है, इस ग्रिल के जो हमारा फ्रंट पैनल वाला जो साइड शैडो है, उस साइड शैडो को हम टाइट कर देंगे स्क्रू के द्वारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3-3 स्क्रू लगते हैं इस साइड में, तो हम 2 भी लगा देंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से स्क्रू को टाइट कर दिया जाएगा। तो हमारा फ्रंट पैनल पूरी तरह से जाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा फ्रंट पैनल की सेटिंग होती है, इस प्रकार से फ्रंट पैनल को सेट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से सभी स्क्रूओं को हम टाइट कर देते हैं। तो स्क्रू को टाइट कर देने के बाद जो हमारा फ्रंट पैनल है ये मजबूत हो जाएगा, पूरी तरह से स्थिर हो जाएगा एक जगह पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसको टाइट करना है। इसमें 3 स्क्रू लगाए जा सकते हैं, हालांकि 2 भी लगा देंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सभी स्क्रूओं को इस प्रकार से टाइट कर लिया जा रहा है। स्क्रू को टाइट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ्रंट पैनल है कितना बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे स्विंग मोटर। तो स्विंग मोटर लगाने का तरीका क्या है, देखिए जो स्विंग मोटर का शाफ्ट होता है ना, स्विंग मोटर का शाफ्ट इस ग्रिल में इस प्रकार से फंसाना होगा
और इस प्रकार से फंसाने के बाद स्विंग मोटर में 2 पॉइंट बने थे स्क्रू टाइट करने के लिए, तो उसमें स्क्रू हम टाइट कर देंगे। तो चलिए हम स्क्रू को टाइट कर देते हैं, जिससे हमारा स्विंग मोटर पूरी तरह से यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्क्रू को इस प्रकार से टाइट कर लेना है और स्क्रू को टाइट करने के बाद ये जो हमारा स्विंग मोटर की फिटिंग होगी ये बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। इसके जो दोनों वायर होते हैं इसमें न्यूट्रल फेज की सप्लाई दी जाती है और ये जो हमारा स्विंग मोटर होता है 230 वोल्ट एसी सप्लाई से कार्य करता है और इसका जो आरपीएम होता है वो 4 से 6 होता है, यानी कि 1 मिनट में ये 4 राउंड या 6 राउंड ही घूम पाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसको सेट किया जा रहा है, इसको फिट किया जा रहा है। तो इस स्विंग मोटर के फिट हो जाने के बाद हम आपको यहाँ पर जो तीनों कंट्रोल स्विचें होती हैं उन कंट्रोल स्विचों को भी फिट करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए स्विंग मोटर बढ़िया तरीके से फिट हो गया है। अब स्विंग मोटर के फिट हो जाने के बाद हम कंट्रोल स्विचों को फिट करना सिखाएंगे। यहाँ पर देखिए कंट्रोल स्विचें हैं, कंट्रोल स्विचों में भी 2 स्क्रू होते हैं, उन दोनों स्क्रू को बाहर से लगाना है और कंट्रोल स्विच अंदर से पहले इंस्टॉल करना है। यहाँ पर देखिए स्क्रू को खोल दिया गया है और स्क्रू को खोल देने के बाद अब ये जो हमारा कंट्रोल स्विच है इस कंट्रोल स्विच को उसके स्थान पे रख देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से रख देना है और इसके फ्रंट से आपको स्क्रू टाइट कर देना है। यहाँ पर देखिए स्क्रू 2 होंगे, उन दोनों स्क्रू को यहाँ पर टाइट कर देना है। जब दोनों स्क्रू को हम टाइट कर देंगे तो ये स्विच बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी, लग जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही स्क्रूओं को हम बेहतरीन तरीके से टाइट कर देंगे, प्रॉपर तरीके से टाइट कर देंगे, क्योंकि स्विच का काम हमेशा पड़ता है और अगर हम इसको ढीला छोड़ेंगे तो हो सकता है नोब घुमाने में स्विच उखड़ जाए या फिर स्विच वहाँ से निकल जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी दोनों स्क्रूओं को हम प्रॉपर तरीके से टाइट कर देंगे। इसी प्रकार से और भी जो कंट्रोल स्विचें हैं सबको हम टाइट करते हुए चलेंगे। जो हमारी कंट्रोल स्विचें होती है ना, कूलर में 3 कंट्रोल स्विचें लगाई जाती हैं और तीनों कंट्रोल स्विचों का काम क्या क्या होता है हम आपको बता दें। तो एक कंट्रोल स्विच का काम होता है स्विंग मोटर को चलाना, यानी कि स्विंग मोटर को घुमाना, और दूसरे कंट्रोल स्विच का काम होता है जो इसके अंदर पंप मोटर लगता है उस पंप मोटर को चलाना, जो हमारा पानी को उठा के साइड ग्रिल तक भेजता है, यानी कि साइड कवर तक भेजता है। जो हमारा कूलिंग पैड होता है, घास की गद्दी होती है, वहाँ तक भेजता है, उसको चलाना। और तीसरा जो हमारा होता है फैन मोटर होता है, यानी कि जो हमको हवा प्रदान करता है, उसको लो, मीडियम और हाई स्पीड में चलाना होता है। तो तीनों कंट्रोल का स्विच का काम इस प्रकार से होता है। यहाँ पर देखिए तीनों ही कंट्रोल स्विचों को हम प्रॉपर तरीके से टाइट कर देंगे, लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 कंट्रोल स्विचें हमारी लग चुकी हैं, अब तीसरी कंट्रोल स्विच भी यहाँ पर लगा देनी होगी। अब यहाँ पर बात आती है कि कौन सी कंट्रोल स्विच किसके लिए होती है। तो जो हमारा फ्रंट पैनल में लिखा गया होगा कौन सी फैन के लिए होगी, कौन सी पंप के लिए होगी और कौन सी स्विंग के लिए होगी, तो उसी स्विच को हम उसमें जोड़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कोई भी अगर इसको ऑपरेट करेगा तो उस चीज़ को देख के ऑपरेट करेगा कि कौन सी फैन की स्विच है, कौन सी पंप की स्विच है और कौन सी हमारे स्विंग मोटर की स्विच है। तो यहाँ पर देखिए सभी तीनों स्विचों को हम इस प्रकार से लगा लेंगे। सभी तीनों स्विचों को इस प्रकार से लगा देने के बाद इसके नोब को भी हम लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी तक 2 हमारी स्विचें फिट हो चुकी हैं, तीसरी हमारी स्विच यहाँ पर फिट हो चुकी है और इसके स्क्रू को भी टाइट कर देंगे। इसके स्क्रू को टाइट करने के बाद अब हम यहाँ पर जो इसका नोब होता है, यानी कि जिसको हम पकड़ के आसानी से घुमा सकते हैं, उसको हम यहाँ पर लगा देंगे। तीनों हुई नोबों को हम यहाँ पर बेहतरीन तरीके से फिट कर देंगे और यहाँ पर बेहतरीन तरीके से फिट हो जाने के बाद हम आपको यहाँ पर मोटर लगाना सिखाएंगे और पंप मोटर, और उसके बाद जो हमारी फ्लेक्सिबल पाइप वगैरह होती है, जो हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसको भी लगाना हम सिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप तीनों ही कंट्रोल स्विचों को कुछ इस प्रकार से लगा दिया जाता है। तीनों ही कंट्रोल स्विचों को इस प्रकार से लगा देने के बाद हम आगे की प्रक्रिया आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए तीनों ही कंट्रोल स्विचें लग चुकी हैं। तीनों ही कंट्रोल स्विचें लग जाने के बाद अब हम आपको पीछे लेकर चलते हैं। यहाँ पर देखिए अब क्या क्या चीज़ें फिट करनी बाकी हैं। तो अभी देखिए जो हमारा फैन मोटर है, उस फैन मोटर को फिट करना बाकी है। तो यहाँ पर देखिए फैन मोटर के लिए जो हमारा ये स्टैंड होता है, जो हमारा ये फैन मोटर का होल्डर होता है, इस फैन मोटर के होल्डर को कुछ इस प्रकार से लगा देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से चारों ही बोल्ट में इसको लगा देना है। तो चारों ही बोल्ट में लगा देने के बाद इसको इस नट के द्वारा टाइट कर देंगे और नट के द्वारा टाइट कर देने के बाद हम इसी में मोटर को फिट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये कूलर मोटर का स्टैंड है, इस कूलर मोटर के स्टैंड को कुछ इस प्रकार से फिट कर लिया जाएगा और इसके फिट कर लेने के बाद जो इसका नट होगा उस नट को बहुत ही मजबूती से टाइट कर देना होगा। क्योंकि जो हमारा ये मोटर होता है ना, इसका वेट होता है, इसका भार होता है, तो इसको बेहतरीन तरीके से अगर टाइट नहीं करेंगे तो आवाज़ आएगी और जो हमारा ग्रिल होता है उस ग्रिल में इस फैन मोटर का ब्लेड भी लड़ सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसको बेहतरीन तरीके से टाइट कर देना है,
प्लायर के द्वारा इसको बेहतरीन तरीके से मजबूती से हम टाइट कर देंगे तो ये हमारा जो स्टैंड है कूलर मोटर का ये हिलेगा नहीं। और जब ये हिलेगा नहीं तो हमारे कूलर से ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी, जो हम आवाज़ नहीं चाहते हैं वो आवाज़ नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से सभी नट को टाइट कर देना है इस बोल्ट में। तो चारों ही नटों को इस प्रकार से टाइट कर देना है। तो चारों ही नट यहाँ पर टाइट हो चुके हैं। चारों ही नट को टाइट हो जाने के बाद हम कूलर के मोटर को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमारा कूलर का मोटर है, इसको कुछ इस प्रकार से इंस्टॉल करना है। इसको बस यहाँ पर लगाना है। थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि जो इसका डायग्राम है, वायरिंग डायग्राम, इसको ऊपर रखना है। तो इस प्रकार से इसको धक्का देना है तो ये हमारा मोटर अंदर की तरफ चला जाएगा और इसको वहाँ तक फिट करना है जहाँ पर आपका जो मोटर का स्टेटर होता है वो दिखाई दे रहा है, वहाँ पे ले जाके इसको फिट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये हमारा कूलर का मोटर फिट हो जाता है। और फिट हो जाने के बाद जो हमारा ऊपर वाला इसका नट होता है, इसको होल्ड करने वाला, इसको टाइट करने वाला, कि ये हमारा बरकरार यहीं पर बना रहे, तो उस नट को भी हम टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में नट बोल्ट इसका लगा हुआ है, ऊपर वाले नट बोल्ट को हम बेहतरीन तरीके से टाइट कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको टाइट कर देते हैं। और टाइट कर देने के बाद ये जो हमारा कूलर का मोटर होगा ये बेहतरीन तरीके से फिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको टाइट कर देना है। इसको रिंच के द्वारा भी टाइट कर सकते हैं, 10 नंबर का रिंच लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसको फिट किया जा रहा है। तो इसको प्रॉपर तरीके से आपको फिट कर देना है। इसको प्रॉपर तरीके से फिट कर देने के बाद जो हमारा कूलर का मोटर होगा ये यहाँ पर हिलेगा डुलेगा नहीं, एक जगह स्थिर रहेगा। तो ये बेहतरीन तरीके से कार्य करेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो कूलर का मोटर होता है, जो हमारा बड़ा मोटर होता है, ये फिट हो जाता है। इस कूलर के मोटर के फिट हो जाने के बाद अब यहाँ पर नीचे बचा हुआ पंप मोटर, उस पंप मोटर को भी हम फिट करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये इसका पंखी होता है, इस पंखी को भी हम इसमें लगा देंगे। तो पंखी का जो नट होता है इसको थोड़ा सा ढीला रखेंगे और ढीला रखने के बाद अब इसके शाफ्ट पे लगाएंगे। इसके शाफ्ट पे लगाते समय ध्यान ये रखना है कि इसका शाफ्ट एक साइड में थोड़ा सा कटा होगा। तो कटे हुए साइड में ही आपको इस पंखी का जो नट होता है, इस पंखी का जो स्क्रू होता है उसको रखना है और रखने के बाद इसको टाइट कर देना है। तो चलिए हम इस पंखी को यहाँ पर सेट कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इस पंखी को कुछ इस प्रकार से रखना है। देख सकते हैं आप इसमें घाट बना होता है, इस घाट पे तरीके से फिट हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप इस प्रकार से इस पंखी को भी फिट किया जाता है। तो यहाँ पर पंखी फिट हो जाने के बाद हम आपको पंप मोटर भी फिट करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पंखी बेहतरीन तरीके से टाइट कर देना होता है। अगर हम पंखी को बेहतरीन तरीके से टाइट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, अगर मान लीजिए पंखी कहीं बाहर निकल गई और बाहर निकलने के बाद इस ग्रिल वगैरह को तोड़ देगी और पंखी खुद टूट जाएगी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप ये पंखी फिट हो चुकी है। इस पंखी के फिट हो जाने के बाद अब हमको लगाना है पंप मोटर। और पंप मोटर में जो हमारी फ्लेक्सिबल पाइप, डिस्ट्रीब्यूटर पाइप ये सब होती हैं, इनको भी लगाना होता है। तो यहाँ पर देखिए पंप मोटर नीचे की टैंक में रहेगा, यानी कि टैंक के तली में इसको रखा जाता है। और इसको पत्ती के द्वारा टाइट भी कर सकते हैं क्योंकि नीचे स्क्रू लगाने के लिए जगह बनी हुई है। तो अब इसमें देखिए लगाते हैं एक फ्लेक्सिबल पाइप। इस फ्लेक्सिबल पाइप के लगाने के बाद अब हमको ऊपर में लगाना होगा एक जॉइंटर, जो हमारा जॉइंटर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से पाइप को लगा लेना है। और पाइप को लगा देने के बाद हम डिस्ट्रीब्यूटर लगाएंगे जो हमारा वाटर को तीनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करता है। और वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फ्लेक्सिबल पाइप को हम लगाएंगे और फ्लेक्सिबल पाइप को साइड कवरों में इंस्टॉल कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा है वाटर डिस्ट्रीब्यूटर जो पानी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। वाटर डिस्ट्रीब्यूटर को इस प्रकार से लगा देने के बाद देख सकते हैं ये 3 दिशा में हमारी फ्लेक्सिबल पाइप गई हुई है, 2 साइडों में जाएगी और एक हमारा पीछे की साइड में जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा एल एल्बो होता है इसको भी लगा देना है क्योंकि एल एल्बो हमारे साइड कवरों में लगता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो हमारा एल एल्बो था ये ख़राब हो गया था और ख़राब हो जाने के बाद यानी कि चूहा इसको काट दिया था, तो हम यहाँ पर नया लाए हैं और नया इसमें लगा देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 एल एल्बो लगते हैं, यानी कि एल आकार का जो एल्बो की तरह बना होगा उसी को हम एल जॉइंट या फिर एल्बो भी कहते हैं या फिर एल एल्बो भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो
एल जॉइंट है ये प्रॉपर तरीके से लग जाता है। एल जॉइंट के प्रॉपर तरीके से लग जाने के बाद अब हम साइड कवरों को इसमें फिट करेंगे। तो साइड कवर हम जो हमारा साइड कवर होता है वो तीनों लगभग एक ही साइज़ का होता है। तो साइड कवरों को हम इसमें फिट करेंगे। साइड कवरों को फिट करने के बाद यहाँ पर जो एल एल्बो होगा उस साइड कवरों के ऊपर में एक घाट बना होगा, उसी घाट में लगा देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो हमारा इन दोनों मोटरों के वायर है इसको एक जगह हम रख देते हैं ताकि ये हमको काम करने में डिस्टर्ब ना करें। यहाँ पर देखिए सभी वायर को हमने यहाँ पर लगा दिया है और लगा देने के बाद अब हम लगाएंगे साइड कवर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा साइड कवर है। साइड कवर को पहले लगा के देख लेना कि हाँ ये इसमें बढ़िया तरीके से फिट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए साइड कवर तो तीनों एक ही साइज के होंगे तो वो बढ़िया तरीके से फिट ही हो जाते हैं। और अब इसको क्या करना है, इसमें लगा देना है कि हमारा जो एल्बो होता है, हमारा जो एल जॉइंट होता है जो हमारे फ्लेक्सिबल पाइप में लगा होता है उसको लगा देना है। इस साइड का इस साइड में लगाना है और दूसरी साइड का दूसरी साइड में लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा एल जॉइंट लग जाता है। और एल जॉइंट के दोनों साइड में होल बने होते हैं। जब पानी इसमें आता है तो ये दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा एल जॉइंट लग जाता है। एल जॉइंट के लग जाने के बाद अब हम बात करते हैं दूसरे साइड के साइड कवर को लगाने की। तो यहाँ पर देखिए दूसरे साइड के साइड कवर को भी इसी प्रकार से लगा दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले जो हमारी ये पाइप है इस पाइप को हम यहाँ पर टाई के द्वारा बांध देते हैं साइड कवर में, क्योंकि अगर हम टाई के द्वारा इस पाइप को बांधेंगे नहीं तो हो सकता है ये पाइप कभी इस साइड में आके हमारे पंखे से ब्लेड से टकरा जाए। तो इसकी सुविधा के लिए इसको हम बांध देते हैं यहाँ पर ताकि यह जो हमारी पाइप है ये एक जगह स्थिर बनी रहे। तो इस प्रकार से टाई के द्वारा हम तीनों साइडों में जब पाइपों को लगाएंगे तो तीनों साइडों में इस टाई के द्वारा इसको बांध देंगे कुछ इस प्रकार से, जिससे हमारी पाइप एक ही जगह स्थिर रहे और जो हमारा पंप मोटर है उसका लोकेशन एक जगह बना रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसको लगा देना है। अब हम पीछे वाले साइड के साइड कवर को भी लगाते हैं और उस साइड कवर के जो हमारा जैक होता है उस जैक में एल्बो लगा देते हैं, यानी कि जो हमारा एल जॉइंट होता है उसको हम इंस्टॉल कर देते हैं। तो देखिए पहले हम इसको यहाँ पर लगाकर चेक कर लेते हैं कि ये बढ़िया तरीके से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये लग रहा है, हम इसी में अब लगा देंगे जो हमारा एल जॉइंट होता है उसको। तो देख सकते हैं आप एल जॉइंट को इस प्रकार से इंस्टॉल कर दिया जाता है, इस प्रकार से लगा दिया जाता है। एल जॉइंट के लग जाने के बाद इस साइड कवर को भी हम यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे और जो हमारा पाइप होता है, जो हमारी फ्लेक्सिबल पाइप है, इस फ्लेक्सिबल पाइप को भी टाई के द्वारा यहाँ पर बांध दिया जाएगा। टाई के द्वारा बांधने से फ़ायदा यही होता है कि पाइपें इधर उधर नहीं जाती हैं, एक जगह स्थिर बनी रहती हैं, जिससे हमारा कूलर का संतुलन बना रहता है बढ़िया तरीके से। और जो हमारी पाइप होती है कभी अगर मान लीजिए कि हम टाई से ना बांधें, ब्लेड से टकरा गई तो ब्लेड भी टूट सकता है और पाइप भी ख़राब हो सकती है, पंप मोटर भी ख़राब हो सकता है। क्योंकि जब पाइप हमारे ब्लेड से टकराएगी तो हो सकता है कि पंप मोटर को वहाँ से उठा दे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान झेलने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से हम टाई के द्वारा सभी साइड के पाइपों को बांध देंगे। तो टाई के द्वारा बांधने के बाद यहाँ पर मजबूती भी हो जाती है और साथ ही साथ एक जगह हमारा स्थिरता बनी रहती है। तो अब हम क्या करेंगे, तीसरे साइड के भी साइड कवर को भी लगाएंगे और तीसरे साइड की जो पाइप है इसको हम इस प्रकार से लगा देंगे। ये निकल चुकी थी तो इसको यहाँ पर लगाने के बाद अब हम जो हमारी तीसरी साइड होती है उसका साइड कवर लगाएंगे और उसमें भी इस पाइप को इंस्टॉल कर देंगे, इस पाइप के एल जॉइंट को इंस्टॉल कर देंगे। तो चलिए हम तीसरे साइड के साइड कवर को भी यहाँ पर लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये साइड कवर लगता है और यहाँ पर जो हमारा एल्बो होता है इस एल्बो को यहाँ पर फिट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसको फिट कर लेना है और फिट कर लेने के बाद इसको भी टाई के द्वारा बांध देना है। और टाई के द्वारा बांधने के बाद हम यहाँ पर जो हमारा साइड कवर होता है इसको हम बेहतरीन तरीके से इंस्टॉल कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं टाई के द्वारा इसको भी बांध दिया जाता है और टाई जो एक्स्ट्रा होती है इसको कटर के द्वारा काट देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये हमारा साइड कवर लग जाता है। तो साइड कवर के यहाँ पर इंस्टॉल हो जाने के बाद अब हम इसके मेन लीड को भी इंस्टॉल करेंगे, यानी कि मेन लीड को इसके अंदर लगाएंगे और मेन लीड को लगाने के बाद जो हमारा साइड कवर होगा उसको बढ़िया तरीके से टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड कवर लग चुका है, तीनों ही साइडों का साइड कवर लग चुका है। इस कूलर की हमने सर्विसिंग भी किया था, ये कूलर बेहतरीन लग रहा है देखने में, यहाँ पर नया की जैसा लग रहा है ये कूलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घास की गंदी भी हमने चेंज किया था। तो अगर आप इससे पहले की 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। उन चारों वीडियो में हमने आपको कूलर से संबंधित बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी हुई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आप इसी वीडियो को केवल देखते हैं तो इसके पहले की जो वीडियो होंगी उसकी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी, तो सभी वीडियो को देखना जरूरी है। पार्ट वाइज वीडियो है, पार्ट 1 से लेकर और जितने भी पार्ट बन रहे हैं सभी पार्ट आप देख लीजिए, तो आपको कूलर की रिपेयरिंग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो हमारा ऊपर का कवर होता है, इसके स्क्रू को टाइट कर देना है। अब यहाँ पर लगानी है मेन लीड। मेन लीड के लिए एक जगह बनी होती है, तो मेन लीड को अंदर इंस्टॉल करके थोड़ा सा अंदर से गट्टी मार देना है, ताकि किसी वजह से अगर मान लीजिए कि मेन लीड खिंचती है बाहर की तरफ तो हमारा कनेक्शन अंदर का ना टूटे, तो यहाँ पर गट्ठी मार लेना एक उचित विकल्प होता है। तो गट्ठी हम मार लेंगे। गट्ठी मार लेने के बाद जो हमारा बाहर का साइड होगा, बाहर की साइड में भी गट्ठी मार लेते हैं। तो देख सकते हैं आप इस प्रकार से अंदर की साइड में गट्ठी लग जाती है, और गट्ठी लग जाने के बाद अब यहाँ पर बाहर के साइड में भी एक गट्ठी लगा लेंगे। हालांकि अगर हम एक गट्ठी लगा लेते हैं तो इससे मजबूती प्रदान होगी, न तो वायर अंदर जाएगा और न ही वायर बाहर जाएगा, एक जगह पे वो इंस्टॉल रहेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर गट्ठी मार देना है। और गट्ठी लगा देने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा साइड कवर होता है ना, साइड कवर को स्क्रू के द्वारा टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया गया है और सभी साइड कवरों को हम बेहतरीन तरीके से टाइट कर देंगे। तो इस प्रकार से कूलर की बेहतरीन तरीके से फिटिंग हो जाती है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने कूलर के एक एक पार्ट को आपको फिट करना सिखाया कि किस प्रकार से कूलर के एक एक पार्ट को फिट किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो अगली वीडियो में इसका कनेक्शन बताएंगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।